जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है। तो पीएलआई स्कीम एक्चुअल में होता क्या है, आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से 10 सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है और साथ ही साथ उसके कैसे कैसे बेनिफिट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो पीएलआई स्कीम होती है वो होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब कोई भी कंपनी अगर भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो उस प्रोडक्शन को जितना वो बढ़ाएगी उतना ही गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से पैसा देगी। उसी पैसे को हम लोग कहते हैं इंसेंटिव। मतलब गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करेगी उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो विकास होगा और विकास होगा तभी हमारा 5 ट्रिलियन का सपना पूरा होगा। पीएलआई स्कीम में इसके अंदर 10 सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, स्टील हुआ, फार्मेसी हुआ, बैटरी सेल्स हुए, जितने भी हुए ये 10 सेक्टर से आपको देखिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से दिख रहा है। इसमें 1.45 लाख करोड़ का इन्होंने बजट पास किया है। अब एक एक करके इसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए ये जो आपको 10 आपको दिख रहे हैं, ये 10 में आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मेसी, सेल एंड बैटरी, ये सारे के सारे जितने भी आपके मेजर आपको दिख रहे हैं, ये सारे का मोनोपोली यानी कि स्वामित्व तो किसके पास है, चाइना के पास है। मतलब इसका जो बादशाह है वो चाइना है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई इन आइटम्स में सप्लाई करता है तो वो चाइना करता है। अब जो बात है, धीमे धीमे गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इंसेंटिव का बहाना देके ज्यादातर प्रोडक्शन इंडिया में अगर मेड इन इंडिया होगा तो इसका मोनोपोली चाइना का खत्म हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ ऐप बैन करने से नहीं होगा, ऐप से तो मान लो चलो एक सिक्योरिटी थ्रेट कम हुआ, लेकिन जो इनका मेजर मार्केट है वो इन सब से भी आता है। इस असुरा इतना चालाक है, हमसे ही और खरीदता है और उसी और को छान के स्टील वाला हमको महंगे दाम में बेच देता है। इतना चालाक है भाई साहब, बहुत ही खतरनाक आदमी है। और सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी की। तो जो ये पीएलआई स्कीम है ये मार्च 2020 में इसको प्रपोजल दिया गया था और मार्च में आया था कोरोना। तो इनिशियली जो पीएलआई स्कीम था वो 2 सेक्टर्स के लिए बेसिकली लिया गया था, एक आपका फार्मेसी और दूसरा आपका मोबाइल इक्विपमेंट्स। फिर लेटर ऑन धीमे धीमे इसको 10 सेक्टर्स में बढ़ाया गया। तो फार्मेसी इसलिए मेजर था क्योंकि उस समय कोरोना आया था। उसके पहले इलाज का क्या प्रोसीजर था, कोई भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, कोई भी आपका कान में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डॉक्टर लिख दिया गैस की दवा, एगो एंटीबायोटिक, एगो वो कोई आयरन की गोली। अब हम लोग का इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा था कि अपने आप ही ठीक हुआ था और हम लोग लगता था कि हम लोग दवा से ठीक हुए। तो भैया ये काम था। अभी नया दुका वायरस आ गया। अरे दादा ये गवर्नमेंट वाला ये सब बोलता है, ये दादा ये क्या है रे, ये तो खसरा वायरस है, ये कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने पिछले बार की जैसे इस बार का 150 करोड़ का बढ़ाया मेडिकल बजट की। उनको भी मालूम पड़ा कि भैया इक्विपमेंट की जरूरत है अब देश को भी, अब इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें मोनोपोली जो है वो चाइना का है। चाइना जो है वो मेजर मार्केट है। वो जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह आपको याद होगा, जब पेंडेमिक आया था तो चाइना ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने मास्क बेचे थे और कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचे थे या वेंटिलेटर्स वगैरह बेचे थे। तो मतलब उनका भी ये था। तो हमको भी ये था कि हमको भी मैन्युफैक्चरिंग इसकी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि इन केस अगर ऐसा कोई पेंडेमिक आता है, संकट आता है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो मेडिकल वाला डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ मैं उन डॉक्टर्स को दिल से सलामत करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का पूरा साथ दिया, सपोर्ट किया और उनका ट्रीटमेंट किया, उनको ठीक भी किया। बाबा भी रिसर्च कर रहा है, वो कुछ बनाया वो सिलबट्टा पे पीस के। अब ये तो हो गया दोस्तों फार्मेसी की बात। अब इसके बाद करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की बात। तो टेलीकम्युनिकेशन में तो मेजर स्वामित्व है वो पूरा का पूरा चाइना के पास है, ना कि इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जो हुआवे और जेटी के जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, टावर वगैरह में जो भी यूज होते हैं, वो बेसिकली चाइना के हैं। तो ऐसे में अगर इसको टक्कर दे सकता है तो वो यूरोपियन कंपनीज हैं, जो कि नोकिया है और एरिक्सन है। तो अब क्या है, इनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है ये हुआवे के मुताबिक। लेकिन कोई भी कॉस्ट हमारे देश से ज्यादा नहीं हो सकता है। देश पहले होता है, पैसा बाद में होता है। तो ऐसे में एक मेजर कंपनी है जो हमेशा लास्ट आती है पर फास्ट आती है, वो है जियो और अंबानी साहब की कंपनी। तो अंबानी साहब ने भी ऑफिशियली लॉन्च किया है कि हम नोकिया एरिक्सन की मदद से हम 5G को जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे। लेकिन वहीं एयरटेल उसका अपोज भी कर रही है। वो बोल रही है कि हमको थोड़ा टाइम लग सकता है 5G को लॉन्च करने में। उसके कुछ रीजंस हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नहीं तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जियो और एयरटेल में आपस में चल रहा है, लेकिन दोनों ही एग्री कर रहे हैं कि हम 5G को जल्द से जल्द लॉन्च कर सकते हैं। तो
ये तो हम नोकिया और एरिक्सन की मदद से ये काम तो हो गया। अब बात करते हैं मोबाइल इक्विपमेंट्स में। अभी मोबाइल इक्विपमेंट्स और लैपटॉप में ससुरा अंदर तक घुसा हुआ है। मतलब लैपटॉप आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, अंदर के जो इक्विपमेंट, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, डिस्प्ले हुआ, आपका जो पीसीबी हुआ, ये सारा का जो मेजर मार्केट है वो चाइना का है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो इंटरनल डिजाइनिंग होती है उसमें जिसपे सारे सर्किट्स को असेंबल किया जाता है, वो आपका चाइना का होता है। दूसरा आपका मेजर प्रोडक्ट होता है लिथियम आयन की बैटरी, और तीसरा होता है उसका डिस्प्ले मोबाइल का। तो मोबाइल, अब ये तीन चीज का हम कैसे इंडिया मैन्युफैक्चर करें, तो इसके लिए दो बड़ी बड़ी कंपनी आई। एक आपकी आ गई टाटा और दूसरी आ गई आपकी ये सैमसंग। तो टाटा जो है वो बोल रही है कि हम लिथियम आयन बैटरीज की अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, पैसा सब्सिडायरी मिल रही है, तो हम आराम से इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी लागत को। और साथ ही साथ दूसरी बड़ी कंपनी है सैमसंग। सैमसंग बोल रहा है कि हम डिस्प्ले को एकदम धमाकेदार बढ़ा देंगे, मतलब इतना ज़्यादा डिस्प्ले हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे कि जो आईफोन के डिस्प्ले हैं उसमें भी सैमसंग के डिस्प्ले लगेंगे, मतलब आईफोन में भी। तो सैमसंग एक तरह से डिस्प्ले में आ गया, और बैटरी चार्जर्स में आपका ये आ गया, इसके टाटा का आ गया, और साथ ही साथ जो पीसीबी वगैरह हैं इसमें भी सैमसंग देख रहा है, काम कर रहा है इस पे। तो ठीक है, तो मोबाइल इक्विपमेंट्स में धीमे धीमे हम लोग मेड इन इंडिया बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हुआ, मोबाइल इक्विपमेंट्स हुआ, आपका फार्मेसी हुआ, वैसे अगर इन 10 सेक्टर्स पे अगर हमने उपलब्धि हासिल कर ली तो हम चाइना के मार्केट को इंडिया में ऐसे रोक देंगे। और अगर चाइना का मार्केट इंडिया में आने से रुक गया तो उसका जो सिकंदर बनने का सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से चाइना की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और इंडिया का मार्केट एक बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे डेवलप होगा। मतलब इंडिया एक मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो होप, मैं आशा करूंगा ये जो प्रोजेक्ट है ये अगले 5 साल 10 साल में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे। और भी सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे पीएम वाणी है, जैसे वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंडिया का जो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का जो मतलब एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मैं किसी और क्लास में बताऊंगा। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर जो गवर्नमेंट चला रही है अपने ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारा बहुत ही गिर गया है अभी जीडीपी वगैरह पैंडेमिक की वजह से, तो अगर ये सब ट्रेड्स की वजह से अगर फॉरेन की कंपनीज हमारे में आती इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल पे ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।